स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मौर्य साम्राज्य में दो बड़े शासक हुए जिसके बाद अशोका का नंबर आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद सम्राट अशोक। But why Ashok is called great? That is one of the biggest questions that students of history see while they are reading Mauryan history. नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स और आज हम बात करने वाले हैं अशोक और उनके महान होने के कारण की थ्रू मैप्स। एंड वी विल सी कि कैसे अशोक अपने प्रेडिसेसर्स या अपने फादर ग्रैंडफादर से अलग थे और किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े विशाल सम्राट या साम्राज्य को, एम्पायर को कैसे एडमिनिस्टर भी किया। हम ये भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द एपिसोड कि हमें मौर्यन सिटीज के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इतने क्यों नहीं मिलते हैं, हमें पाटलिपुत्र का शहर क्यों नहीं मिलता जबकि हड़प्पा के शहर हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास धोलावीरा है, हमारे पास कालीबंगन है, हमारे पास हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लेकिन पाटलिपुत्र की वो पैलेसेस, वो महल कहां गई जो हमें दिखती ही नहीं है। और अशोक के पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स हमें दिखते हैं और यही चीज क्या उन्हें महान बनाती है या उनके महानता के पीछे कोई और कारण है। इन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस विल ट्राई टू आंसर इट इन टुडेज एपिसोड ऑफ भारत, स्टडी ऑफ भारत और हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स। तो आइए देखते हैं particularly the presence of Ashoka's rock edicts, the major rock edicts। अशोक ने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, देश का मतलब उनके साम्राज्य में अलग अलग जगहों पर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स बनाने का काम किया या शिला पर लेख लिखने का काम किया। वे इसीलिए हमसे सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने या अशोक के बाद आने वाले जितने भी राजाओं थे, उन्होंने इतने ज्यादा लेखों का या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का यूज नहीं किया। वे ज्यादातर अपने लिटरेरी एविडेंस में ही रह गए, लिखाई पढ़ाई में रह गए, लेकिन एक एविडेंस के रूप में, आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन के रूप में अगर हमसे कोई बात करता है, अगर फ्यूचर जनरेशन से कोई बात करता है, थर्ड पर्सन में अपने आप को कोई एड्रेस करता है, तो वो केवल सम्राट अशोक हैं। दैट इज व्हाई ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फिगर फॉर अस। तो आइए सबसे पहले मैप में देखते हैं कि उनके मेजर रॉक एडिक्ट्स थे कहां पे और इनकी लोकेशन देख के हमें पता चलता है कि मौर्याज का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था कहां तक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कांदाहार की। जी हां, कांदाहार जो आज इंडिया में है नहीं, राइट। हेलमंड रिवर जो चल रही थी, अगर मैं इसे ड्रॉ करने जाऊं, माफ करिएगा, अगर मैं अभी इसे ड्रॉ कर रहा हूं, लेट सपोज कि ये रेड पार्ट जो है वो रिवर को रिप्रेजेंट कर रही, तो हेलमंड के ठीक पास में एक जगह आती है कांदाहार, जो आज भी इन द सेम नेम इट इज फेमस। कांदाहार में सबसे पहला उनका रॉक इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस। मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारी चीजें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 से लेके 13, 14 तक लिखे जाते थे। ये शिलालेख के नाम से या रॉक इंस्क्रिप्शंस के नाम से फेमस हुए। इन सब चीज में क्या है वो भी हम देखेंगे, क्या लिखा था अशोक ने वो भी हम देखेंगे। बट कांदाहार में सबसे, अगर मैं कहूं वेस्टर्न मोस्ट, जो सबसे पश्चिम तक रॉक एडिक्ट मिलता है वो कांदाहार में मिलता है, जो अब इंडिया में है नहीं। इंडस अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है और इंडिया में इंडस सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जा रहा है, उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ है। बट मोस्ट ऑफ द सेंस इनके रॉक इंस्क्रिप्शंस ज्यादातर नदियों के आसपास के सिटीज में ही मिलते थे। दूसरी तरफ अगर हम देखें शाहबाजगढ़ी, जो एक इंपॉर्टेंट साइट है, शाहबाजगढ़ी अगेन इज नॉट इन इंडिया, ये पेशावर में है, पाकिस्तान के पेशावर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स में है। सो अगेन शाहबाजगढ़ी, उसके बाद मनसेरा, अगेन इन द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो मनसेरा जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं टूवर्ड्स द पाकिस्तान साइड। हालांकि ज्योग्राफिकल मैप पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो दिखाने से प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि आप रिवर्स के आसपास उसे लोकेट नहीं कर पाते। और उसके बाद जो इंडिया में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट में पाया जाता है वो है देहरादून के पास
यमुना और गंगा अगर ऐसे फ्लो कर रही है, तो देहरादून के पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है कलसी। कलसी में हमें रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है, अशोका का मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, फॉलोड बाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर रॉक इंस्क्रिप्शन जो गुजरात में पाया जा रहा है, गिरनार के, ओके, विच इज वेरी नियर टू अगेन सोमनाथ, गिरनार एंड सोमनाथ। इनफैक्ट गिरनार में एक रॉक इंस्क्रिप्शन यह भी पाया गया था, सिर्फ अशोक का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का भी पाया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर एक सुदर्शन लेक बनाया और उसे अशोका के गवर्नर ने रिपेयर किया। उस गवर्नर का नाम तुसास्पा हुआ करता था। सो यहां पर एक अलग से रॉक इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं जो सुदर्शन लेक के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ एक और इंस्क्रिप्शन है जो अशोका की मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन हुई। कहने की और समझने की बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों, दैट चाहे वो रॉक इंस्क्रिप्शन कांदाहार में मिल रहा हो, चाहे वो रॉक इंस्क्रिप्शन शाहबाजगढ़ी, मनसेरा या कलसी में मिल रहा हो, इनके कंटेंट यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे जो कंटेंट्स लिखे होते थे वो पूरे के पूरे सेम होते थे। दे वाज द सेम कंटेंट, आइदर यू फाइंड इट इन अफगानिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान और गुजरात, एनीवेयर एल्स। यही चीज, ये यूनिफॉर्मिटी जो थी उनके रॉक इंस्क्रिप्शन की, ये हिस्टोरियंस को चौंकाती रही है। आज भी आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेंस बखूबी एक जैसे दिखते हैं। इनके पिलर एडिक्ट्स, जो पिलर्स बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर देश के, वो भी ऑलमोस्ट सेम स्टोन से बने हुए हैं, एक ही पत्थर से बना हुआ है। और उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ये पत्थर कहां से रहा था। सो पहले तो हम ट्रेस करेंगे कि वेयर आर द मेजर रॉक एडिक्ट्स। सो मैंने आपको गिरनार बताया। गिरनार से ठीक आप जैसे ही नीचे जाएंगे, मुंबई, जो प्रेजेंट डे मुंबई सिटी है, उससे थोड़ा सा नॉर्थ में एक एरिया है सोपारा। सोपारा में अगेन हमें मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है। अगर आप कहें तो दिस इज इन द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ थाने। सोपारा के बाद आप वेस्टर्न साइड में, माफ करिएगा, ईस्टर्न साइड में आप आएंगे। 2 जगहों पर ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में 2 जगहों पर, एक पुरी और एक गंजम डिस्ट्रिक्ट में इनके मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। नाउ अगेन पुरी और गंजम, एक धौली, दूसरा जुगाड़ा। सो धौली और जुगाड़ा में भी मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। बचा साउथ इंडिया में 2 सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स। साउथ इंडिया में एक महानदी के किनारे, महानदी के माउथ पर, यानी कि इन द प्रेजेंट डे एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, हमें मिलता है एरीगुड्डी में। सो एरीगुड्डी में प्रेजेंट डे एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, महानदी जहां पर एक तरीके से ड्रेन कर रही है। सो एरीगुड्डी में ठीक यहां पर मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस वापस हमें मिलते हैं। और एक गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में मिलता है जो आज के प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। सो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में हमें मिल रहा है सन्नाती करके। सो सन्नाती इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इन कर्नाटका। कर्नाटका के सन्नाती में, जो आज प्रेजेंट डे गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। अब अगर मैं इससे बड़े अच्छे से ट्रेस करूं, या अगर मैं डॉट करूं, लाइन मैप्स ड्रॉ करूं, तो वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट से लेते हुए टुवर्ड्स शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, इवन गोइंग टू कलसी, कलसी से आप धौली, जुगाड़ा। अगेन कलिंग was one of the most famous conquests of अशोक। अशोक के गद्दी पे 9 साल के बाद आने के बाद कलिंग का जो कॉन्क्वेस्ट था, उड़ीसा का जो कॉन्क्वेस्ट था, वह अशोक की कॉन्क्वेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण था। और फिर आप एरीगुड्डी होते हुए कर्नाटका और प्रेजेंट डे इंडिया को इस तरीके से मैप करते हैं। सो अगर इतना बड़ा एम्पायर अशोक चला रहे थे, हालांकि इस एम्पायर को मैं यहां तक ले जाऊंगा। सो प्रेजेंट डे, कुछ दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले भारत के नए पार्लियामेंट में
इंडिया की एक मैप बताई गई थी। उस मैप में अशोक के स्तंभ और अशोक के शिलालेखों का इसी प्रकार से मेंशन किया गया था। बहुत सारे देश जैसे कि नेपाल और अफगानिस्तान इस बात से काफी खफा थे कि क्या ये इंडिया का एक एंशिएंट मैप है, जो इंडिया ये बताना चाहता है कि उसका एक्सटेंट इतना बड़ा था। अखंड भारत वाली कंसेप्ट जो थी वो आप बार बार सुनते थे। हम ये बताना चाहते थे कि भारत और भारत के सम्राट आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान, आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, आज के प्रेजेंट डे नेपाल तक अपने राज्य को विस्तार कर चुके थे, अपने राज्य को एक्सपैंड कर चुके थे। आज का प्रेजेंट डे इंडिया इन सब एरिया में अपना कल्चरल दबदबा रखता है। दैट इज कल्चरली एंड इवन इन अ वे पॉलिटिकली इंडिया अपने नेबरहुड्स को काफी इंफ्लुएंस करता है, और हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रूप में इंफ्लुएंस करें, ना कि नेगेटिव रूप में, जैसा कि चाइना कभी कभार करता है। तो भारत और भारत की शानदार इतिहास और भारत के शानदार सम्राटों की इतिहास इसी बात का गवाह है दैट इंडिया का या द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं कहूं अशोकन साम्राज्य जो था वो काफी बड़ा था। लेकिन सिर्फ मेजर रॉक एडिक्ट्स की कहानी सुनकर हमें यह नहीं जान लेना चाहिए कि क्या इंडिया का मैप अशोका के टाइम पे इतना ही बड़ा था। ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि क्या सर नॉर्थ ईस्ट इंडिया अशोका के टाइम पे इंडिया का पार्ट नहीं था। ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अशोक कभी कभार अटाविका राज्य कहते थे। दोज एरियाज विच आर इन द फॉरेस्ट और विच आर अबव द एरियाज और एरियाज बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम ग्रुप ऑफ पीपल। सो फॉर एग्जाम्पल वो ये कहा करते थे कि अटाविका राज्य जहां पर ट्राइबल्स रहा करते हैं वहां पर भी उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल है, और वो अगर टैक्सेस नहीं देते हैं तो कम से कम ट्रिब्यूट तो जरूर दें। टैक्सेस ना दें लेकिन ट्रिब्यूट तो जरूर दें। फॉर एग्जाम्पल लुम्बिनी में एक पिलर एडिक्ट मिलता है अशोका का। लुम्बिनी वही एरिया है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो नेपाल का एक इंपॉर्टेंट अब हिस्सा बना। लेकिन अशोका अपने आइडल जिसको मान चुके थे, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ की बर्थ प्लेस भी रहा। लुम्बिनी में भी उन्होंने एक पिलर एडिक्ट बनवाया था, और आप जानते हैं कि लुम्बिनी में शाक्याज रहा करते थे, द शाक्याज एज वेल एज द मल्लाज। तो मल्लाज की डायनेस्टी हो, शाक्याज की डायनेस्टी हो, या कुरूज हो, पांचाल्स हो, इन सब को सम्राट अशोक और उनके प्रेडेसेसर ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। अजात शत्रु ने ऑलरेडी लिच्छवीज पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उदयन ने ऑलरेडी अवंती पर विजय प्राप्त कर ली थी। इनफैक्ट they were having a large political conquest before the coming up of Ashoka himself. So Maurya dynasty के अशोक के आने से पहले हरण्यक हो, शिशुनाग हो, नंदाज हो, इन्होंने ऑलरेडी इंडिया के काफी बड़े हिस्सों पर कंट्रोल कर रखा था। तो सवाल यह बनता है कि सम्राट अशोक को हम महान क्यों कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ कलिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट किया, कलिंग जो ऑलरेडी पहले धनानंद एक जमाने में कर चुके थे, लेकिन वापस उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, कलिंग को अपने पास रखा, और उसके बाद जो ब्लडशेड हुई, उसके बाद जो मारकाट हुई, अशोक ने देख के वो काफी शुद्ध हो गए, वो काफी नाराज हो गए, और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और एक प्रकार से कहने लगे कि धम्म घोष मैं अब अपनाने जा रहा हूं। धम्म घोष मतलब द साउंड ऑफ धर्मा, रादर देन भेरी घोष, द साउंड क्राई ऑफ वॉर। तो मैं भेरी घोष को छोड़कर, वॉर को छोड़कर धर्म या धम्म की नीति अपनाने जा रहा हूं। और ये कलिंग के युद्ध के बाद वो बात कर रहे थे। क्या इसी चीज को उन्हें महान बताया जाता है, या इसी चीज को लेकर उन्हें हम महान कहते हैं? ऐसा एक्चुअली नहीं है। दो चीजें हो रही थी मौर्यन साम्राज्य में। वन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड। मौर्यन साम्राज्य को ग्रीक से शील्ड करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को जाता है। लुक एट द वे अलेक्जेंडर इज कमिंग इनटू इंडिया। अलेक्जेंडर का रूट जो 326 बीसी में अलेक्जेंडर जब आ रहे थे, अशोक से बहुत पहले, अशोक के दादाजी के समय जब वो आ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब वो आ रहे थे, तो उनका जो रूट था
वो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीक इन्फ्लुएंस इन इंडिया। वो एथेंस से शुरू कर रहे थे। सो इफ अगर मैं इसे बड़ा कर रहा हूं और यहां पर एथेंस है, ठीक है, जिसको हम मैसेडोनिया कहते थे। सो एथेंस से अगर वो शुरू कर रहे हैं, एथेंस से होते हुए ही यूज्ड टू क्रॉस, यहां पर ये ब्लैक सी है, यहां पर ये कैस्पियन सी है, ठीक है। तो वो यहां पर इस तरीके से एशिया माइनर में आए, जो प्रेजेंट डे अगेन टर्की का एरिया है। एशिया माइनर से होते हुए इनफैक्ट ही वांटेड टू कम टू द सीट ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। वो एक्चुअली सीरिया और बेबीलोनिया यानी कि सुमेर सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और सीरिया के ऊपर चढ़ाई करना चाहते थे। ये दोनों यहां पर हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रीज की नदी जहां पर बहती थी, जो प्रेजेंट डे पर्शियन गल्फ के ठीक ऊपर बहता है। तो वो यहां से इस तरफ आना चाहते थे, जो आए भी। ओके, इन जगहों पर उन्होंने कब्जा भी किया, यहां पर लड़ाइयां भी लड़ी, और यहां पर लड़ाइयां लड़ने के बाद दो रूट्स अख्तियार किए, एक टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ इंडिया और टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट। ये दोनों ही रूट ज्यादातर उन्हें मुकम्मल लग रहा था, ज्यादातर उन्हें हेल्पफुल लग रहा था टू कैप्चर द बैक्ट्रियन आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। ये इसे हिस्टोरियंस कहते हैं, जो आज का प्रेजेंट डे ईरान वाला पार्ट है और अफगानिस्तान वाला पार्ट है, इसे हिस्टोरियंस कहते हैं बैक्ट्रियन आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर चढ़ाई करना मेन मकसद था। यहां पर ज्यादातर अलेक्जेंडर को ह्यूमन रिसोर्स भी मिलने वाली थी, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं चैलेंज एंड स्टॉप बिफोर इवन कमिंग एंड क्रॉसिंग इंडिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज था, मैंने आपको कहा कि दो इंपॉर्टेंट एरियाज पे चढ़ाई करना चाहते थे। एक जो एंशिएंट बेबीलोनियन और सीरियन सिटीज हुआ करती थी, इन दोनों पे चढ़ाई करना चाहते थे, जो वो करे। और उसके बाद वो बैक्ट्रियन आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स से होते हुए इंडिया के झेलम और इंडस तक आने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। अब दो चीज होती है इस समय, यानी कि 326 बीसी में, जब अलेक्जेंडर यहां पर आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे, ही वॉज वेरी मच टायर्ड। इनफैक्ट हिज सोल्जर्स वर ऑल्सो वेरी मच टायर्ड। तो एक तो उनके सोल्जर्स के बीच में यह रहा कि अब आगे जाना और आगे जाके एक ऐसी डायनेस्टी को चैलेंज करना जो इंडिया के सबसे ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पे है, यानी कि सिर्फ झेलम चेनाब क्रॉस करके कुछ नहीं होगा, ठीक है, जिन्हें वो हाइडाप्सिस कहते थे। तो सिर्फ हाइडाप्सिस क्रॉस करके कुछ नहीं होगा, आपको गंगा भी क्रॉस करना है और फिर नंदास से लड़ना है। तो एक तो ये बात है, इतना दूर जाना है। ऊपर से उनके पास हाथी थे। नंदास के पास जो थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स की फोर्स हुआ करती थी, उसको देखकर या उसके बारे में सुनकर ग्रीक सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर डिड नॉट डिजायर टू इवन गो बियॉन्ड। वो जाना चाहते ही नहीं थे। तो बात कहां पर आती है? बात यह आती है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस, माफ करिएगा, ग्रीक इन्फ्लुएंस अगर कहीं पर भारत में सबसे ज्यादा रहा तो वो इंडिया के इसी कॉर्नर में रहा, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये पंजाब वाले कॉर्नर पे, यहां पर। क्योंकि यहीं पर अलेक्जेंडर ने अपनी सेनाओं को वापस लौटने का निर्देश दिया। दे फॉलोड इंडस, इंडस को उन्होंने फॉलो किया, अरेबियन सी से होकर वो वापस एथेंस की तरफ मुड़ने के लिए तैयार हो गए। ओके, तो ये, इससे हमें क्या पता चलता है? दैट मोस्ट ऑफ द ग्रीक इन्फ्लुएंस, जो सबसे ज्यादा ग्रीक इन्फ्लुएंस था, वो पंजाब वाले सेक्शन में, इंडिया के पंजाब वाले एरिया में, पाकिस्तान के भी पंजाब वाले एरिया में, जहां पर पंज आब है, 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज, यहां पर रहा। अब यहां पर बहुत सारे ग्रीक सैट्रपीज आ गए, जो अलेक्जेंडर के एक प्रकार से गवर्नर्स रहे, और अलेक्जेंडर ने उन्हें उस एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए वहीं छोड़ दिया। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में भी जाते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट में भी रहते हैं। लेकिन अशोका की ग्रेटनेस की बात कहां से आती है? अंडरस्टैंड कि सेकेंड सेंचुरी बीसी में इंडिया में ग्रीक्स का काफी इंपॉर्टेंट
दबदबा रहा और वो इसी वजह से रुका कि अशोक कांदाहार में, जो हम देख रहे थे हमारे इस स्लाइड से ठीक पहले, कांदाहार में अशोक ने जब अपने पिलर एडिक्ट्स लगाए और रॉक एडिक्ट्स लगाए, आपको यह जानकर हैरानी होगी दैट अशोका न्यू दैट आई हैव माय ग्रीक सब्जेक्ट्स लिविंग हियर। अशोक ने इस एरिया को भी कैप्चर करना मुनासिब समझा। इनफैक्ट यह बताया जाता है दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज फादर बिंदुसार, जब बिंदुसार किंग हुआ करते थे, अशोक गवर्नर हुआ करते थे दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र के। वन वॉज द गांधार प्रोविंस, जो अब कांदाहार हम कहते हैं। सो अर्लियर इट वॉज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज गांधार। इवन यहां के महाजन पद का नाम गांधार था। तो वो गांधार प्रोविंस के गवर्नर भी हुआ करते थे और गांधार प्रोविंस में बार बार इरप्शंस हुआ करती थी, बार बार एक प्रकार से रिवोल्ट्स हुआ करते थे, लोकल लोग रिवोल्ट करते थे। अशोक अपने एक छोटे से माइनर रॉक एडिक्ट में यह बताते हैं कि उन्हें यह सूचना भेजने में, कांदाहार से यह सूचना पाटलिपुत्र भेजने में 2 महीने लग गए कि वहां पर एक रिवोल्ट हुआ है और इस रिवोल्ट के लिए और सैनिकों की टुकड़ी चाहिए और लोगों की टुकड़ी चाहिए वापस। और 2 महीनों के बाद वापस 2 महीने लगे। एक तो 2 महीने लगे भाई यहां से यहां पर मैसेज भेजने में, और 2 महीने लगे वापस बिंदुसार को सेना की टुकड़ी गांधार भेजने में। और तब तक अशोक वहां पर स्थिति संभाल के बैठे हुए थे। दैट इज वाई अशोक वॉज अ पर्सन who was meant to consolidate the empire that he inherited। जो एम्पायर उन्हें विरासत में मिला, उस एम्पायर को वो इनहेरिट भी कर रहे थे और साथ ही साथ मेंटेन भी कर रहे थे। ये मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। इसीलिए अशोक महान है क्योंकि वो कांदाहार में जो रॉक इंस्क्रिप्शन वो कांदाहार में लिखते हैं या रखते हैं, वो रॉक इंस्क्रिप्शन और कोई लैंग्वेज में नहीं था, वो ग्रीक में था। और बाकी के जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शंस थे, चाहे वो गिरनार में हो, सोपारा में हो, सन्नाती में हो, कलसी में हो, धौली जोगाड़ा एरिगुड्डी में हो, वो सब प्राकृत में हुआ करते थे, बट स्क्रिप्ट हुआ करता था ब्राह्मी का। लेकिन यहां पर उन्होंने ग्रीक में लिखना मुनासिब समझा। दैट टेल्स यू दैट अशोका के टाइम पीरियड में वो अपने एम्पायर को काफी कॉस्मोपॉलिटन बना चुके थे। ही हैड एड्रेस्ड द थ्रेट ऑफ ग्रीक इन्वेजन्स। इस एरिया को कैप्चर भी किया हुआ था, ग्रीक इन्वेजन्स को रोक भी दिया गया था, और साथ ही साथ जो लोग वहां पर थे उनसे ग्रीक में संवाद भी वो कर रहे थे। दैट यू नो दिस इज व्हाट आई हैव इन माइंड एज एन एम्परर। सो हम अलेक्जेंडर के रूट से, जो कि अशोका के टाइम पीरियड से पहले हो रहा था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन, उनके रूट से हमें पता चलता है दैट व्हाई अशोक इज कंसिडर्ड टू बी सच अ महान और ग्रेट रूलर अदर देन हिज ऑल्सो प्रेडिसेसर्स। बट एक चीज मैं और बताऊं, सिर्फ ग्रीक्स नहीं थे जो अशोक के साथ डील कर रहे थे। अशोक अपने रॉक इंस्क्रिप्शन में ही 13th नंबर पे ये बताते हैं, अपने रॉक इंस्क्रिप्शंस में वो ये बताते हैं कि उनके पाटलिपुत्र में, दैट मीन्स पाटलिपुत्र राइट हियर, उनके पाटलिपुत्र में सीरिया से एम्बेसडर आए हुए हैं, एंटियोकस। तो सीरिया कहां है? जो प्रेजेंट डे सीरिया है उसको आप सीरिया मत मानिए, यूफ्रेट्स और टिग्रीज के पास असीरिया करके एक प्लेस हुआ करता था, इसी को वो सीरिया कह रहे थे। सो असीरिया से एम्बेसडर आए हुए हैं, सो एंटियोकस उनका नाम था। Alexander of Epirus, Epirus was again an important town here in Athens। So Epirus से अलेक्जेंडर आए हुए हैं। सीरीन से मगास आए हुए हैं। सीरीन इज इन द प्रेजेंट डे मोरक्को एरिया, यहां पर नॉर्थ में एक छोटा सा आर्कियोलॉजिकल विलेज है आज, लेकिन आज के प्रेजेंट डे मोरक्को में है सीरीन। सो सीरीन से मगास आए हुए हैं। टॉलेमी ऑफ इजिप्ट, सो प्रेजेंट डे इजिप्ट से टॉलेमी, और मैसिडोनिया से एंटिगोनस। मैसिडोनिया इज अगेन द सेम प्लेस बट एपिरस, और यहां पर मैसिडोनिया।
ये था दोस्तों दिस डॉटेड एम्पायर्स। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट कि सेल्यूकस निकेटर जो यहां पर रूल कर रहे थे, उनके भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एम्बेसडर मेगास्थनीज भी पाटलिपुत्र में थे। सो मेगास्थनीज was the ambassador from Seleucus Nicator who used to rule the satrapies beyond Kandahar. So Kandahar के beyond जहां पर ग्रीक सोल्जर्स यहां पर रहा करते थे, इनके भी एम्बेसडर्स पाटलिपुत्र में थे। ये क्या है? What is this? This is the heritage of India's foreign relations. आप इंडिया की फॉरेन रिलेशन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भी, और रोज कहीं ना कहीं देखते हैं। आप गर्व से कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जब अशोक थे, तो उनके एम्बेसडर्स फ्रॉम ग्रीस, फ्रॉम मैसेडोनिया, फ्रॉम प्रेजेंट डे इवन कांदाहार एंड बियॉन्ड दैट एरिया, फ्रॉम प्रेजेंट डे इजिप्ट, फ्रॉम प्रेजेंट डे सीरिया, फ्रॉम प्रेजेंट डे एरियाज all beyond had been representing themselves in the easternmost corner of India, that is Patliputra. If this is not a sign of greatness, then what it is? Ashok, even having a very conflicting relations with Greeks, he still managed to have them at his court. सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक के बाद जब शुंगा डायनेस्टी आई, तो इसी ग्रीक रूलर्स में से बहुत सारे रूलर्स भगवतिज्म में भी कन्वर्ट हो रहे थे, वासुदेव की भक्ति में भी लग रहे थे। विदिशा में एक पिलर है हिलियोडोरस का। हिलियोडोरस एक एम्बेसडर हुआ करते थे, ग्रीक एम्बेसडर, अगेन फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड, और वो ये बता रहे थे कि अब वो भगवत प्रेमी बन रहे हैं, वो भागवत भक्त बन रहे हैं। और उन्होंने विदिशा में, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में, वो पिलर, गरुड़ पिलर इरेक्ट करके अपने इस भगवत प्रेम को जाहिर किया था। सो इंडियनाइजेशन वॉज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, और हमारे कल्चर्स दूर दूर तक जा आ रहे थे। That tells you about the greatness. But even what is more interesting and what is more, ponderable for us, हमें जो ponder करना चाहिए as students of history, कि जो starting में ही मैंने कहा, ऐसे जो pillars और rock edicts हुआ करते थे, ये कांदाहार में, या ये शाहबाजगढ़ी में, या ये मनसेरा में, या ये कलसी में, या सोपारा में, माफ करिए गिरनार है, यहाँ सोपारा में, या एरिगडी में, या सन्नाती में, सेम टू सेम कैसे हुए? क्या ये एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन के बारे में बताता है हमें? मैंने तो आपको पिलर एडिक्ट्स के बारे में बताया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट हुआ करता था, जो अशोका का तो था ही, लेकिन इलाहाबाद पिलर एडिक्ट की महिमा ऐसी है कि उस पिलर एडिक्ट को बाद में अकबर ने भी यूज किया लिखने के लिए। अशोक के पिलर्स को हटाया नहीं, गुप्ताज ने भी यूज किया उस पर ही लिखने के लिए। समुद्रगुप्त ने ही उस पर लिखा, अकबर ने भी लिखा, जहांगीर ने भी लिखा, बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने भी लिखा। उसी पिलर एडिक्ट पे वो नीचे लिखते गए, और सबसे पहले अशोका की इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने देखा कि एक ही टाइप के पिलर मुझे कांदाहार में भी मिल रहे हैं, इलाहाबाद में भी मिल रहे हैं, पाटलिपुत्र में भी मिल रहे हैं, वैशाली में भी मिल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये सब एक ही जगह पे बन रहे थे। दे वर अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। और वो जगह उन्हें पता चली कि अगेन, अगर मैं गंगा का और यमुना का एक्सिस इस तरीके से बना रहा हूं, तो ठीक यहां पर आता है वाराणसी। वाराणसी के पास ठीक थोड़ा सा ऊपर एक और एरिया है चुनार करके। चुनार में बहुत इंपॉर्टेंट सैंडस्टोन क्वेरी मिली, सैंडस्टोन फैक्ट्री मिली। और ये सैंडस्टोन फैक्ट्री पूरी की पूरी ऐसे पिलर्स को बनाने के लिए यूज की जाती थी। इस पिलर्स में ये जो अशोका का पिलर है, ये मैं आपको वैशाली से दिखा रहा हूं, नॉर्दर्न बिहार डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ऐसा पिलर हुआ करता था। ये कैपिटल था, ऊपर एक न एक किसी विशिष्ट एनिमल्स की पिक्चर्स हुआ करती थी, मोस्टली लायन, और इफ नॉट लायन देन राइनोसोरस, हॉर्स, बुल एक्सेट्रा। सो ऐसे पिलर्स के ऊपर एडिक्ट्स लिखा जाते थे, लेख लिखे जाते थे,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पिलर्स जो हजारों टन की हुआ करती थी, ये एक ही पत्थर की बनाई जाती थी. दिट वॉज नॉट जॉइंटेड, एक बार जॉइंट नहीं किया जाता था. आज के भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर मैं आपको कहूं कि एक अराउंड 30-32 फीट की पिलर आप ले जाइए फ्रॉम दिल्ली टू कांदाहार और देखते हैं कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो इंडिया की कोई भी कुरियर सर्विस इसकी गारंटी नहीं लेगी कि पिलर नहीं टूटेगा. वो बोलेंगे आपको कि इंश्योरेंस करवा लीजिए सर, अगर टूटता है तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे. अशोका के विदाउट इंश्योरेंस बिजनेस. वैसे पिलर एडिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया छोड़िए, आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में भी मिले हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है. और वो पिलर्स वाराणसी के पास चुनार में बने थे, और यहां से कांदाहार गए, यहां से शाहबाजगढ़ी गए, यहां से गुजरात गए, यहां से महाराष्ट्र गए, यहां से कर्नाटक गए, यहां से आंध्रा गए और बिहार और प्रेजेंट डे उड़ीसा तक गए. इसीलिए यह बताया जाता है कि अशोक अपने एम्पायर को इतना इंटीग्रेट कर चुके थे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सीलेंट था. पिलर एडिक्ट्स जो लॉज बताते थे, जो एडिक्ट्स बताते थे, वो सबके लिए सेम था और सबको समझने के लिए अपने अपने लैंग्वेजेस में भी लिखा जाता था. दैट इज वाई अशोक वॉज ग्रेट, राइट. लेकिन लास्ट में मैं आपको अलविदा कहने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं. मैंने आपको कहा था कि हमें अशोक के इतने महान सिटीज क्यों नहीं मिलते, राइट. हमें अशोक की इतनी सुदृढ़ और मजबूत बनाई गई पाटलिपुत्र का शहर क्यों नहीं मिलता. हुएनसांग ये कहा करते थे, हुएनसांग हु वाज अ चाइनीज ट्रैवलर हु केम इन 6th सेंचुरी इंडिया, ही सेड दैट अशोका के जो पिलर्स थे, जो हॉल ऑफ पिलर्स था, जो वो पाटलिपुत्र में बनाए थे उन्होंने, स्टोन पिलर्स थे, वो ये कहते थे कि किसी इंसान का काम नहीं हो सकता. वो ये कहते थे कि दिस वाज द वर्क ऑफ एंजल्स, ये शायद देवताओं का काम है. लेकिन हमें वो सिटी नहीं मिलती है, हमें वो पैलेस नहीं मिलता है. पाटलिपुत्र की एक्सकवेशन जब हो रही है, सो सिर्फ एक एरिया मिला पाटलिपुत्र का, वो था कुम्भरहार का. कुम्भरहार में कभी भी हमें पूरे की पूरी साइट मिली ही नहीं, क्योंकि जो प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र है, जो प्रेजेंट डे पटना सिटी है, वही एंशियंट पटना के ठीक ऊपर बसा हुआ है. नंबर 1. नंबर 2, गंगा का वाटर लेवल जो है, जो ग्राउंड लेवल है गंगा का, गंगा की वजह से पटना का ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर इज वेरी हाई. पटना में आप 50-60 फीट नीचे खोदने के बाद आपको पानी मिलना बहुत नेचुरल सी बात है. सो जो पुरानी सिटी थी पाटलिपुत्र की, वो नष्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ वाटर, पानी के वजह से. और इसीलिए जो आज की प्रेजेंट डे बसाहट है, जो पटना सिटी की बसाहट है, उसे हटाकर कोई एक्सकवेशन या खुदाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज वहां पर आम जनमानस रहते हैं, आम लोग रहते हैं. तो इसीलिए हमें उनकी प्रेजेंट डे सिटीज मिलती ही नहीं है. एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू शो एज क्लियरली एज वी आर एबल टू शो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा और रोपड़ और कालीबंगन. ये सारे हड़प्पा के या इंडस वैली के सिटीज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, बट मौर्यन सिटीज नहीं देखने को मिलते. बट दे वर द ट्रू सेंटर्स of political and civilizational unity that Ashoka represented. Lastly, I would like to remind you of our dream courses, the courses which allow you to study 3 years and more than 3 years with us. हम जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो एक लंबे मैराथन रेस की तरह है, स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन जर्नी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 साल से ज़्यादा हमसे जुड़ना चाहते हैं, पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में हैं और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं. बाय द टाइम दे क्लियर देयर कॉलेज, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका होगा. देखिए, तैयारी करने में लगभग 1.5 साल लगते हैं, लेकिन उसी के साथ आंसर प्रैक्टिस करना, उसी के साथ क्लासरूम में डिस्कशंस करना, जैसे आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, तो क्लासरूम में और ज़्यादा डिस्कशंस की जाएंगी, राइट. ये तो सिर्फ एक जरिया है हिस्ट्री पढ़ने का. क्लासरूम में हम आंसर राइटिंग के थ्रू, मेंटरशिप्स के थ्रू और साथ ही साथ लिटरेरी एविडेंस, ज्योग्राफिकल एविडेंस, 4-5 किताबों का सार लेकर फिर आपको पढ़ाते हैं, राइट. ये सारी चीजें
जरूरी नहीं कि साल 1.5 साल में खत्म हो जाए, ज्यादा भी समय लग सकता है। भले ही कितना समय लगे, 3 साल से ज्यादा का भी समय लगे तो भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अगर आपको 3 साल से ज्यादा का कोर्स चाहिए, आप हमारा ये प्लैटिनम वाला सेक्शन ले सकते हैं। दैट कम्स टू इवन लेस देन 10,000 पर ईयर, प्रोवाइडेड यू विल यूज द कोड ASHLIFE। अगर आप 2 साल या 2 साल से कम समय, अराउंड 18 मंथ्स चाहते हैं तो 23,000 या 27,000 का पैक ले सकते हैं। बट व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, आई गेस, फॉर द 3 ईयर प्लान, प्रोवाइडेड आप कोई और कोड यूज करेंगे तो शायद उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको ना मिले, प्लीज यूज द कोड ASHLIFE। व्हेन यू यूज द कोड ASHLIFE यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, बिकॉज ये फैकल्टी कोड है। और भी कोई कोड यूज करेंगे तो शायद इतना ज्यादा डिस्काउंट ना मिले। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड ASHLIFE। द सेकेंड बैच इज क्लोजिंग ऑन 31st of October, सो डोंट लूज योर चांस। हम चाहते हैं कि आप बाय द टाइम हमारे साथ कोर्स फिनिश करें, आपका 2, 3, 4 बार रिविजन तो खत्म हो चुका होगा, और यही आपको एज देता है एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जो 8 महीने प्रैक्टिस करके या 8 महीने क्लासरूम्स की पढ़ाई करके फिर जाकर खुद 4 महीने रिवीजन कर 1-2 बार रिवाइज कर फिर एग्जाम दे रहा है। आप उस स्टूडेंट से कई ज्यादा आगे होंगे, 4-5 स्टेप्स आगे होंगे। बाय द टाइम 3 साल का वक्त बहुत अच्छा लंबा वक्त होता है, दैट बाय द टाइम यू कम आउट ऑफ दिस कोचिंग, by the time you come out of this classroom, by the time you make sure that you are giving your first attempt, it will be your best attempt. Do that. Use the code ASHLIFE, make your first attempt the best attempt. This is the only way. Thank you for watching History of Bharat through Maps. इसके बाद वाले एपिसोड में एक कहानी बताऊंगा आपको कि कैसे इंडिया ने चाइना पर विजय प्राप्त कर ली थी और चाइना से हमारे सिल्क ट्रेड रूट्स चला करते थे। कहानी है कनिष्क की, अशोक के बाद आने वाले सम्राटों की, एंड वी शैल सी इंडिया एंटर्ड इट्स गोल्डन पीरियड। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।